हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, यानी पराक्रम के और भाई बहन के स्वामी होते हैं। तो सूर्य यहाँ विराजमान होकर कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और यहाँ से सूर्य अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में सूर्य जो है वह 10वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में सूर्य जब यहाँ आएंगे तो शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी, तो इसमें परेशानी भी होगी। यदि शनि की दृष्टि नहीं पड़ती तो चलित कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छा फल दे रहे थे, लेकिन शनि से पीड़ित होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे शनि से संबंधित दान उपाय करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए, मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य मजबूत है। और चंद्रमा जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और कुटुंब के स्वामी है, स्व राशि में विराजमान है, तो यह बहुत अच्छा योग है। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है, वाणी में भी मधुरता रहती है और ऐसे व्यक्ति धन प्राप्त करने में लगे रहते हैं। और यहाँ से चंद्रमा अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि भी होती है। और चंद्रमा परंतु यहाँ पे 8 अंश के हैं, तो आपको चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठता प्राप्त हो सके। देखिए स्थान बल में तो मजबूत है क्योंकि स्वराशि में विराजमान है, और पक्ष बल में भी ठीक है क्योंकि शुक्ल पक्ष के द्वादशी का जन्म है, लेकिन अंश बल में कमजोर है। तो जिसके लिए आप इसका मंत्र जाप करें या रत्न इत्यादि भी धारण कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी मारक होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि सूर्य और चंद्रमा मारक नहीं होते हैं। ये किसी प्रकार की परेशानी नहीं करते हैं, अगर पीड़ित हो जाए तो परेशानी करते हैं। तो ये मारक वाला जो है, और कोई आपको डरा है तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अगर कोई दूसरे ग्रह मारक भी होते हैं तो जब तक वो पीड़ित ना हो जाए, पीड़ित ना करें, तब तक कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे बिना पीड़ित किए हुए कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं, तो इस प्रकार डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मंगल जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के और आमदनी के स्वामी है। तो आमदनी धन तो सभी को चाहिए, तो एक तरह से तो कारक हो गए, लेकिन मिथुन लग्न की कुंडली में जो है मंगल को अकारक माना जाता है, क्योंकि षष्ठ भाव के भी स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है। और मंगल जो है द्वादश भाव में विराजमान है, यानी आय भाव के स्वामी कहाँ चले गए? द्वादश भाव में। तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आमदनी से खर्च ज़्यादा होता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग भी बनते हैं। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी, निडर होते हैं और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है एवं उन पर विजय प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति यदि जॉब करे तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और ननिहाल पक्ष से भी बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है। परंतु सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, थोड़ा मतभेद भी होता है। तो यहाँ पे आपको मंगल से संबंधित जो है दान उपाय भी करना चाहिए, मंत्र जाप भी करना चाहिए और लक्ष्मी मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। यहाँ मंगल का रत्न इत्यादि पहनने की जरूरत नहीं और धारण भी नहीं करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के भी स्वामी है और लग्नेश भी है। और लग्नेश तो सबसे मुख्य ग्रह होते हैं और बुध जो है वह भाग्य स्थान में विराजमान है, तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता भूमि भवन वाहन का भी बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पे जो बुध है वह सूर्य के साथ विराजमान है, परंतु बुध 5 अंश के हैं और सूर्य 21 अंश के हैं। इनमें 12-13 डिग्री से ज्यादा दूरी है, इसलिए बुध को अस्त नहीं माना जाएगा। लेकिन अंश बल में कमजोर है, लेकिन वक्री भी है, तो बहुत ज्यादा भी कमजोर नहीं माना जाएगा। मतलब सब मिला जुला के यह देखना है कि यदि हम बुध का मंत्र जाप करेंगे या इसको प्रबल करेंगे तो आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि पहली बात कि बुध लग्नेश है, दूसरी बात कि यह कहीं भी फलादेश में परेशानी का योग नहीं बना रहे, तो इसलिए बुध को प्रबल करें जिससे कि अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सके जीवन में। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। सप्तम भाव यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय, दैनिक रोजगार, पिता राज रोजगार के स्वामी है। और गुरु जो है वह 9वें भाव में विराजमान है शनि के घर में।
तो जिस और दूसरी एक बात और समझिए यहाँ पर कि पत्नी के स्वामी जो है वह भाग्य स्थान में विराजमान है, तो जिसके लिए यह माना जाता है कि पत्नी भाग्यशाली होती है या विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है। लेकिन यह किस राशि में है यह भी हमें देखना जरूरी है, यह शनि की राशि में है। दूसरी बात कि जो गुरु हैं अपने जो 10म भाव है इससे द्वादश भाव में चले गए, समझिए स्वयं से दोनों घर के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। और इसके 7म भाव के हिसाब से हमने क्या देखा कि भाई चलो भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है, लेकिन शनि के घर में भी है। दूसरी तरफ से अगर हम इस भाव से देखते हैं तो यहाँ से द्वादश भाव में चले गए, भाग्य स्थान में तो बैठे हैं लेकिन स्वयं से द्वादश भाव में चले गए। कोई भी ग्रह स्वयं से छठे आठवें द्वादश में चले जाते हैं तो उनके सुख में कुछ कमी होती है। इसलिए पिता, राज्य, रोजगार, पत्नी, वैवाहिक जीवन का सुख तो प्राप्त होता है, परंतु सभी क्षेत्रों में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं लग्न में, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गुरु को प्रबल करना चाहिए, इसका मंत्र जाप करें। जब इसको आप प्रबल करेंगे तभी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और आपके रोजगार और व्यवसाय में भी बहुत अच्छी उन्नति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगा। और हालांकि गुरु जो है पीड़ित नहीं है किसी ग्रह से, सूर्य के साथ विराजमान है, लेकिन इनमें भी अंशात्मक दूरी ज्यादा है, तो अस्त नहीं बोला जाएगा, लेकिन यह कमजोर है और शनि के घर में है जिसके कारण, और स्वयं से द्वादश भाव में जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के भी स्वामी है। और शुक्र बैठ गए अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से जो है शुक्र देख रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो शुक्र का फलादेश तो अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि छठे, 8वें, 12वें में कोई भी ग्रह चले जाते हैं तो उनके सुख में कुछ कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले समझिए 6, 8 और 12 में यदि कोई ग्रह चले जाते हैं तो जिस भाव के स्वामी होते हैं उनसे संबंधित सुख में कुछ कमी होती है। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे शुक्र को आप प्रबल करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र को प्रबल करेंगे तो संतान की भी उन्नति होगी, धन और कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है। शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और आयु के भी स्वामी है, तो एक तरह से जो है शनि कारक भी हो गए और अकारक भी हो गए। तो शनि जो है लग्न में विराजमान है, तो शनि यदि अकेले लग्न में विराजमान है तो उसका फलादेश क्या होगा, और राहु केतु से संबंध बनाएंगे उसका फलादेश क्या होगा, दोनों को समझना जरूरी है। अब शनि अकेले हैं, तो अकेले हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो लग्नेश है वह भाग्य के स्थान में चले गए और भाग्येश जो है वह लग्न में विराजमान हो गए, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं, भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी रोजगार के क्षेत्र में मतलब कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ जो है रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि जो है केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है और इनमें अंशात्मक दूरी भी बहुत कम है। देखिए शनि 4 अंश के हैं, केतु 2 अंश के हैं, राहु भी 2 अंश के हैं, बस 2 ही अंश का अंतर है दोनों में। तो अब राहु केतु से पीड़ित होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, भाग्य की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है और जैसा कि शनि इत्यादि राहु केतु से जब संबंध बनाते हैं तो नसों से संबंधित या वायु रोग या इस प्रकार शनि से संबंधित कई प्रकार के रोग होते हैं। वह सब हमारे वेबसाइट में लिस्ट में दिया गया है कि किस ग्रह से कौन से रोग होते हैं। तो उन सब मतलब मेल मिला जुला कर यह समझिए कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि शनि का रत्न नहीं धारण करना। ऐसा नहीं कि भाग्य से तो चलो इसका रत्न धारण कर लिए, आपको शनि से संबंधित एक लोहे का छल्ला धारण करें, शनि का मंत्र जाप करें और शनि से संबंधित दान उपाय भी करना चाहिए।
राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और लग्न में दृष्टि के कारण जो शनि पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। यदि शनि और केतु नहीं होते और राहु यहाँ लग्न पर दृष्टि डालते तो शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि बुध के घर में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन शनि पर दृष्टि के कारण परेशानी भी होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद भी हो जाता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। केतु लग्न में शनि के साथ विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। मस्तिष्क में भी परेशानी होने की संभावना या चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और परंतु यूरिन से संबंधित कुछ परेशानी होने की संभावना रहती है। और यहाँ नौवें भाव में दृष्टि के कारण और सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी होती है। तो यहाँ आपको राहु और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु केतु का रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय बताए गए हैं, तो आप उसे देखें। हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने में कुछ छूट भी गया होगा, तो उसके लिए आप जो आपको कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें जो फलादेश लिखा गया है उसे भी देख लें, और उसके बाद आप चर्चा भी करें फ़ोन से, कि जिससे कि आपको और विस्तार से समझाया जाए। हरिओम तत्सत।